नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदकों की भूमि दस्तावेजों और निवास स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाए। पीठ ने यह भी कहा कि पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ एक खतरनाक समस्या है। राज्य और केंद्र के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। राज्य और केंद्र सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, सरकार मूल निवासियों की करे पहचान। हाईकोर्ट ने वैध प्रवासियों की पहचान करने के दिए निर्देश। झारखंड की राज्य सरकार को साथ ही साथ केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी जवाब तलब किया था। साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर सरकार को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। अब इस पूरे मामले में वैध प्रवासियों के पहचान करने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिमेश कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिमेश जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में उथल पुथल और तख्ता पलट होने के बाद भारत के लिए सुरक्षा को लेकर, घुसपैठ को लेकर खतरा बना हुआ है, अब हाईकोर्ट के निर्देश भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से इस मसले को डील किया जाना चाहिए? देखिए, आपकी चिंता जायज है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर दीर्घ काल से चिंतित रही है, अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाती रही है। अभी जो बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, तो इन घटनाओं का दूरगामी प्रभाव स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के इर्द गिर्द देशों पर भी पड़ना है। और भारत चूंकि सीमावर्ती राष्ट्र है, तो स्वाभाविक रूप से जो वहां प्रभावित पक्ष है, जिनको वहां टॉर्चर किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जिस तरीके से हमला हो रहा लगातार, तो कई लोग तो जान बचाकर इधर भागना भी चाहेंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय विषय बिंदु उसमें बाधक बनेंगे। मानवीय पक्ष पर भारत हमेशा 2 कदम आगे रहा है। तो बांग्लादेश की घटना का जिस तरीके से एक वातावरण बना है, उसका लाभ झारखंड में घुसपैठी और तेजी से उठाना चाह रहे हैं। और इसके पूर्व भी आपने देखा होगा, विगत जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार यहां बनी है, उस दिन से ऐसे अराजक तत्वों का, ऐसे अराष्ट्रवादी शक्तियों का मनोबल बढ़ा है और झारखंड को उन लोगों ने चारागाह बना लिया है। विशेषकर जो संथाल परगना का बेल्ट है, वह संथाल परगना का इलाका पूरी तरीके से इनके कुप्रभाव में आ गया है। जी बिल्कुल अनिमेश जी, आपके पास में वापस लौट कर आती हूँ। लगातार आवाज उठा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिमेश जी, आपके पास में वापस लौट कर आती हूँ और आपसे पूछेंगे कि केंद्र सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं इस पूरे मामले में। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। कमल ठाकुर जी, बेहद संजीदगी से भरा हुआ विषय है ये। हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार को और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी पहले भी जवाब तलब किया था। निर्देश दिए गए कि स्थानीय मूल निवासियों की पहचान की जाए। सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से इस मुद्दे पर आप देखेंगे अपनी राज्य सरकार की तरफ से कि जनता भी सुरक्षित रहे और घुसपैठ का ये मामला है आपके राज्य में लोगों को डिस्टर्ब ना कर पाए? देखिए प्रियंका जी, ये घुसपैठ का मामला बहुत संजीदा मामला है, तो निश्चित रूप से सरकार इसमें पहल करेगी और गलत तरीके से घुसे हुए लोगों को चिन्हित किया जाएगा जी। लेकिन ये घुसने का जो रास्ता है, इसको दिया किसने, इस पर भी संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है कि आखिर गृह मंत्री के कार्यकाल में बीएसएफ के द्वारा इस तरह का कैसे कृत्य किया गया। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का जो है दोहरा चरित्र है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आपको कह रहे हैं कि बीएसएफ ठीक से काम नहीं कर रहा है बॉर्डर पर? मैं तो कह रहा हूँ कि गृह मंत्री का काम ठीक नहीं है। अनिमेश जी, क्या कहना है इस पर आपका?
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के लोग हमेशा यही बात बोलते आ रहे हैं। मैं विगत कई महीने से सुन रहा हूँ गृह मंत्री, तो यहाँ हेमंत सोरेन जी कैसे बच सकते हैं? हेमंत सोरेन जी जेल से बेल पर छूटे हैं। हेमंत सोरेन जी कितने कार्यकुशल राजनेता हैं, वो तो पूरा झारखंड उनसे पूछ रहा है। आज इनके कारण झारखंड की जो हालात है, कितनी बदतर स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा ध्वस्त हो गया है यहाँ, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अनिमेश जी, केंद्र सरकार की भी बीएसएफ को लेकर जिम्मेदारी है। घुसपैठ अगर होती है तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह से रोका जाए और क्या कुछ। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटी। आज देश में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप उठाकर देख सकते हैं देश का जो आंतरिक सुरक्षा है और राष्ट्रीय सुरक्षा है कितना सुदृढ़ हुआ है। नहीं, लेकिन कमल ठाकुर जी का कहना है कि देश के अंदर अगर कोई घुसपैठ करता है तो पहला सवाल आपसे होना चाहिए। व्यवस्था है, पुलिस चौकियों का पीछे छुपा हुआ, वोटर आईडी कैसे बन जाएगा भाई? प्रियंका जी, सीमा पर अपना कार्यकुशलता से काम कर रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं उन घुसपैठियों को संरक्षण कौन दे रहा है? उनके जमीन हथिया ले रहे हैं, अखबारों में नाम आ रहा है, उनके वोटर आईडी बन रहे हैं, राशन कार्ड बन जा रहे हैं, तो राज्य सरकार ही तो बना रही है। अनिमेश जी, लेकिन पहला सवाल ये भी है कि उनकी घुसपैठ हुई कैसे देश के अंदर, कहाँ कमी है? देखिए, घुसपैठिए जो होते हैं वो बहुत ही चालाक सातिर किस्म के होते हैं। वो जमीन के सुरंग से भी घुस जाते हैं, पानी के सुरंग से भी घुस सकते हैं, लेकिन पुलिस चौकियों का जो हालात है और घुसने के बाद उनको चिन्हित करके निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कमल ठाकुर जी, आसाम में बहुत तेजी से यह काम हुआ है, कई लोगों को खदेड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों का घर ढा दिया गया है बांग्लादेशी का। लेकिन यहाँ वोट बैंक की जो चिंता है, वोट बैंक तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो सबसे प्रधान है यहाँ के राज्य सरकार के लिए। हेमंत सोरेन जी को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। संथाली समाज से आते हैं, संथाली आदिवासी, तो आज संथाल की जो दुर्गति है, 1951 में जनसंख्या था आदिवासियों का, आज क्या हालात है? मुसलमानों का जो जनसंख्या था 1951 में, 2011 में क्या है? आखिर इतना डिफरेंस आया कैसे? कितना देर बोलेंगे? अभी हम लोगों ने चुनाव आयोग में हम बोले या वो बोलेंगे किया है, डॉक्यूमेंट दिया है, आप आश्चर्य कर जाएंगे कि 120% से भी ज्यादा वोटर, जाली वोटर बढ़ गए। ऐसा है ना प्रियंका जी, झूठ बोलने वाले लोग बहुत बोलते हैं, और बीजेपी का करनी है कि केवल झूठ बोलना है तो बहुत बोलो। आप देख लीजिए कि भारत देश, हमारे देश के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी है, किसी एक से भी मेरा संबंध अगर अच्छा हो, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। नहीं, ठीक है कमल ठाकुर जी, पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसे हालात में भी इस समय बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं, तो अभी आप यहाँ पर लेकिन सवाल अगर झारखंड की करें, अब हाईकोर्ट ने जिस तरह का निर्देश यहाँ पर दिया है, स्थानीय और मूल निवासियों की पहचान करने की बात की, उसको लेकर किस तरह से आप काम करेंगे? और अभी तक जिन आधार कार्ड को लेकर या जिन वोटर आईडी कार्ड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर आपकी सरकार, अब घुसपैठ को लेकर तो आप जरूर केंद्र सरकार पर सवाल उठाएं, उस पर मैं पूछूंगी अनिमेश जी कि आगे के लेकर क्या योजना है, लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं झारखंड में? देखिए, हम लोग जनता की सरकार है, अभी जो वर्तमान में राज्य में सरकार जो है वो जन मुद्दों पर चलती है। ये भी एक मुद्दा है, घुसपैठ तो मुद्दा है, ये केवल झारखंड का बात नहीं है, पूरे देश का बात है। तो इस पर जो संज्ञान लेना होगा राज्य के पुलिस को लेगी, लेकिन हम अगर अंदर ठीक ही करते रहे और फिर क्या? लेकिन कमल ठाकुर जी, अगर आप ईमानदारी से जांच कर अपना डेटा दे दें तो आप भारतीय जनता पार्टी के सामने डेटा पेश कर सकते हैं, फिर जो वो आरोप प्रत्यारोप का ये जो चल रहा है सिलसिला, इसे आप थाम सकते हैं। नहीं, मेरा गार्जियन भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मैं उसको डेटा दूं। मैं उनसे डेटा तो मांग रहा हूँ। अरे आप जनता को तो देंगे ना डेटा? हाँ, जनता को देंगे। मैं तो उनसे बीजेपी से कहता हूँ कि जो घुसपैठ हुआ है वो हवाई जहाज से हुआ कि रेल से हुआ कि बस से हुआ कि साइकिल से हुआ कि पैदल हुआ, उसका डेटा तो पहले बीएसएफ से मांग लेते गृह मंत्री। तो जो सच्चाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेश किया है तो मैं उसके बातों को, सुप्रीम कोर्ट के बातों को जितना मजबूती से निभाना होगा मैं राज्य में निभाऊंगा और घुसपैठ पर ध्यान दूंगा। अनिमेश जी, छोटा सा कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है ज्यादा। देखिए, न्यायपालिका एक बार नहीं, आज लगता है आधा दर्जन बार भी यहाँ हो चुका है, लगातार इस विषय को लेकर चिंता प्रकट कर रही है, राज्य सरकार से आग्रह कर रही है कि जल्दी चिन्हित कीजिए, क्योंकि ये संथाल परगना का मामला अत्यंत गंभीर होते जा रहा है।
स्थिति भयावह होते जा रही है। नहीं, ठीक तो है, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन एनीवे इस मामले में केंद्र को भी उतनी गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है, मत दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही करें। लोगों का। अनिमेश जी बहुत धन्यवाद आपका भी, कमल ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है। लोगों के बीच चर्चा में लाने के लिए पार्टी ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 4 सीटों पर दावेदारी तेज कर दी है। हालांकि कांग्रेस जल्द ही होने वाले विधानसभा उपचुनाव में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 3 सीटें देने की उम्मीद अभी तक जताई जा रही है। सपा की ओर से सभी सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका मुकाबला सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी से होना तय है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस की दावेदारी को लेकर कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत को लेकर और मांग को लेकर कांग्रेस लगातार दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपी की बात करें तो कांग्रेस ने अपना दबाव जारी रखते हुए 10 सीटों पर अपने सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में हलचल है, अलग अलग पार्टियों की तैयारी शुरू हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, 5 सीटों की बात की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 सीटों पर दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कम से कम 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जो राजनीतिक दल हैं गठबंधन की और दबाव की ही राजनीति कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है फूलपुर की जो सीट है, हालांकि ये भाजपा की सीट थी। प्रवीण पटेल जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने फूलपुर का संसदीय चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना दावा जरूर कर रही, वो तैयारी भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में लोकल लेवल पर जिस तरह से अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक की है, अभी 2 दिन पहले भी बैठक की थी। हालांकि ये बैठक दबाव की रणनीति बनाने का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी उनके नेताओं से बातचीत है, उनका कहना है कि देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुराना संगठन है और वो इस तरह के माहौल में अपनी बैठकें करता रहता है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पर जो गठबंधन के हिस्से में उनकी सीटें आती हैं, किस पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि गांधी परिवार का प्रयागराज के फूलपुर सीट से, इस शहर से पुराना नाता रहा है, इस नाते से ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है वो इस सीट पर भी क्लेम करे या इस सीट को भी उनके खाते में मिले। लेकिन अभी इस पर ना ही आधिकारिक पुष्टि हुई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो पिछला चुनाव इस सीट पर जब लड़े थे तो बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी और इस बार वो जोरदारी से लड़ेंगे। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस विधानसभा में उन्हें बहुत अच्छा खासा वोट मिला था। तो इस तरह की चीजें जो निकल कर आ रही है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ दबाव बना रही है। समाजवादी पार्टी जहां इस सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो दबाव की रणनीति बना करके कहीं ना कहीं सीट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये स्थानीय स्तर पे जो नेता है कांग्रेस के, वो कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन इस तरह के माहौल में अपनी तैयारियां पूरी रखता है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी से जो इलाहाबाद संसदीय सीट से उज्जवल रमन सिंह चुनाव जीते थे, उनको उस सीट का प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पड़ोस के जिले कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जो उनके बड़े नेता हैं, उनको अपना प्रभारी फूलपुर सीट से बनाया। यानी दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं फूलपुर से। जहां उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं फूलपुर सीट से, वहीं इंद्रजीत सरोज प्रभारी नियुक्त किए गए हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन इस सीट पर चुनाव की तारीख होने के बाद कौन मैदान में उतरेगा, ये अभी सिर्फ कयासों जी बिल्कुल शोएब, तो जिस तरह से फूलपुर की आप बात कर रहे हैं, फूलपुर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि फूलपुर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से तैयारी जोरदार देखने में आ रही है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से फूलपुर की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी से बातचीत करने के मूड में है और इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में ये सीट छोड़ने को तैयार हो सकती है कांग्रेस के दबाव में? देखिए, हमारी जो दोनों दलों के नेताओं से बातचीत हुई, इसमें दोनों दल कहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, समय आने पर यह साफ हो जाएगा। उम्मीद ज्यादा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से मैदान पे उतरेगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से दबाव बना रही है, हो सकता है कि कांग्रेस किसी और सीट को छोड़ करके यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता पिछले दिनों बैठकें कर रहे हैं, उससे इस तरह की उम्मीदें और कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है, दोनों अपनी तैयारियां कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ रहे हैं कि वो तय करेंगे। जी बिल्कुल शोएब, गठबंधन के नाते में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने मंगलवार को पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच करवाई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया गया। किशोरी के बयान के बाद अब आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ दुष्कर्म की भी धारा बढ़ाई जाएगी। इस बीच नोएडा से यहां पहुंचे उसके माता पिता ने भी अपनी नाबालिग बेटी संग हुई घटना पर बातचीत की। मां ने अपनी ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ तहरीर दी है। माना जा रहा है कि पुलिस अब मुकदमे में और भी धाराएं बढ़ा सकती है। इससे आरोपी नवाब सिंह पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बाराबंकी जिले में एक तहसीलदार ने एक बाढ़ पीड़ित पर थप्पड़ जड़ दिया। बाढ़ क्षेत्र में निरीक्षण के लिए गए तहसीलदार फोटो खींचने पर इतने खफा हो गए कि उन्होंने आव देखा न ताव बाढ़ पीड़ित की पिटाई कर दी। आरोप है कि ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद बाढ़ पीड़ित को उन्होंने छोड़ा। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त है। समस्या यह है, तहसीलदार कल आए रहे, तहसीलदार रामनगर, नाम नहीं जाने थे। अच्छा, तो उनसे कहा त्रिपाल दे दो, तो कहें तुम्हारे गांव में बाढ़ नहीं है। तब कहा साहब देख लीजिए मौका, तो कहने तुम्हारे गांव में बाढ़ है ही नहीं। उसके बाद जाने लगे जब, तब गाड़ी में हमको गाड़ी के पास बुलाए, हमसे जिंदगी कट जाएगी मुकदमे की। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने की बजाय छात्र छात्राओं से ईंट और बालू ढुलवाई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शिक्षा क्षेत्र रेवती के बिसौली प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। तो वहीं बीएसए का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस सर्विलांस व स्वाट टीम ने चोरी की योजना बनाने वाले बदमाशों से मुठभेड़ की, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त घायल हो गए, जबकि 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अभियुक्त घायल। पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि दौलतपुर अंडरपास के पास कुछ बदमाश चोरी की नीयत से इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। पुलिस टीम को बदमाशों ने देखा तो अपनी अर्टिगा गाड़ी से उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करी गई, जिसमें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम इंद्रपाल उछंगा तथा रामेश्वर है। इनके पास से 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, इसके अलावा चोरी करने के उपकरण, अर्टिगा गाड़ी, 25,000 रुपए नकद तथा पीली धातु की एक चूड़ी और एक पायल बरामद हुई है। इनके 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। खबर कन्नौज से है, जहां अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान ऑटो चालक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पे हम लोग कन्नौज बिजदन से कन्नौज आ रहे थे। ठीक, हम लोग यहाँ देखा तो रोडवेज जो थी, यहाँ गाड़ी स्टेशन हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग उतरे, देखा कि चंदन पड़ा है, चंद प्रकाश, वो एक्सपायर हो गया था। उसकी कंडीशन खराब थी, पशुओं की
देखा, चेक किया तो बस वाले की थी। क्या नशे की हालत है? नशे की हालत में था कि हम अपने साइड में था। किसकी मौत हुई है? चंद्र प्रकाश की। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने महिलाओं को मार पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने रिहायशी छप्पर में आग लगा दी। जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों में हुए इस विवाद में एक पक्ष की 3 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। अगली खबर मथुरा से है, जहां कई दिनों से लापता गुरु शरणानंद जी महाराज मिल गए हैं। पिछले कई दिनों से उनकी तलाश की जा रही थी। वहीं शरणानंद जी महाराज अचानक रामायण रेती स्थित आश्रम पहुंचे। सोमवार की देर रात चेन्नई में होने की सूचना मिली तो शिरडी उदासीन आश्रम रामनरेती के पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद महाराज मंगलवार को महावन स्थित अपने आश्रम पहुंच गए। दरअसल कुछ दिनों पहले गुरु शरणानंद महाराज आश्रम से अकेले ही पैदल निकल गए थे, जिसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद महाराज बाला गोकर्णनाथ मंदिर में साधना करने लगे। यूपी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे पार्टियां एक दूसरे को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कलह बरकरार रहने का इशारा कर दिया है। एक्स पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि आपसी खटपट का क्या हुआ, अंदरूनी बात दब गई या दबाई गई, आप दोनों के बीच रार तकरार खत्म हुई या झूठी मुस्कान से दरार ढकी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।